एक काम में डूबी हुई खड़ूस बॉस से टकराता है एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का जिसे उसके नीचे काम करना पड़ता है। उनकी पहली मुलाकात एक चुराई हुई टैक्सी के साथ हुई और दूसरी ऑफिस में उसका पहला भयानक दिन। अब उसके पास 3 महीने हैं उसे जीतने और एकदम सही इवैल्यूएशन पाने के लिए, वरना उसे अपनी विरासत खोनी पड़ेगी। उसकी पागलपन भरी योजना है बॉस को सिड्यूस करना। क्या ये क्योटिक जोड़ी कॉर्पोरेट जंगल में टिक पाएगी या उनकी ऑफिस की जंग किसी और रिश्ते में बदल जाएगी? जानने के लिए अभी देखें। अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दृश्य एक आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग में शुरू होता है। एग्जीक्यूटिव्स घबराए हुए हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खतरे में है और जिस सपोर्ट स्टाफ का वादा किया गया था वो 30 मिनट से ज़्यादा लेट है। उन्हें अभी सबसे अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। कौन है वो? किसी ने पूछा। वो है मिस इन्होआ, एक जूनियर एम्प्लॉय ने जवाब दिया। बाकी सब हैरान दिखे। उन्होंने बताया कि वो कंपनी में एक लेजेंड हैं। सिर्फ 5 सालों में उन्होंने अपनी पूरी सोशल लाइफ कुर्बान करके एक टॉप असिस्टेंट का पद हासिल किया। लोग उन्हें कंपनी में रहने वाली महिला, एक फॉक्स, एक पागल इंसान कहते हैं जिसका इकलौता शौक काम करना है। वो तो अचानक ऑफिस के दरवाजे खुले। लंबे गहरे बालों वाली एक महिला अंदर आई। मुझे माफ़ करना, उसने कहा। मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे वाइन ट्रक का इंतज़ार करना पड़ा। वो उन सबके पास से गुजरती हुई अंदर चली गई। मैं अंदर जाऊंगी। एक बैच से उसकी पहचान हुई। इन्होआ, 29 साल की। उसका लक्ष्य एड्स पाना। बाद में मीटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हुई। उसकी टीम के सदस्य रिलीव्ड थे। हाँ, सब कुछ अच्छा रहा और आप एक अच्छी स्पीकर हैं, एक ने कहा। हम खुद से इतने अच्छे नहीं थे, दूसरे ने माना। थैंक गॉड। इन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ उनकी ओर मुड़ी। क्या? मुझे पता था कि तुम लोग इसे करने के लिए इतने अच्छे नहीं हो। उसे डांटते हुए उसका स्वर तीखा हो गया। क्या मैं तुम्हें प्रेज करती हुई लग रही हूँ? और तो और तुमने अपने पावर पॉइंट में एक डाउनलोडेड फ्रेम का इस्तेमाल किया। ये कोई कॉलेज का होमवर्क नहीं है। और एक कंपनी क्लाइंट डिनर ऑफर करता है और तुम स्पगेटी ऑर्डर करते हो। क्या ये कोई डेट है? अगर तुम्हें बेसिक सेल्स भी नहीं आती तो नौकरी छोड़ दो। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है क्लाइंट की चाहत को पूरा करना, ना कि अपनी पसंद। क्या तुम समझे? उसके शब्द उन्हें एक शारीरिक चोट की तरह लगे। फिर उसका स्वर थोड़ा नरम पड़ा। चूंकि समय पहले ही निकल चुका है, इसे जाने दो, फिर काम पर लग जाओ। जैसे ही वो दूर चली गई तो उसने हाथ हिलाते हुए डिसमिस कर दिया। अगर तुम मुझे कर्स करना चाहते हो तो बस मेरी पीठ पीछे करना। बिल्डिंग के बाहर उसकी दोस्त योजिन ने उसे आवाज़ दी। कैसा रहा? इन्होंने तेवर दिखाते हुए जवाब दिया। योजिन, मैं इन्होआ हूँ। जो ऑब्वियस है उसके बारे में मत पूछो। योजिन हंसी। हम एक ही समय पर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल रही हो। तुम्हें देखो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ काम और घर है। एक रिलेशनशिप में आ जाओ। ऑफिस लव कैसा रहेगा? तुम उसे हर दिन देख सकती हो और डेट्स पर बहुत खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। योजन ने आगे कहा। तुम एक मिडिल एज्ड मैन जैसी हो। तुम्हें मस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें थोड़ी डेटिंग करनी चाहिए। तुम एक रिच गाय भी ढूंढ सकती हो। इन्होंने बेपरवाह होकर अपनी ड्रिंक का एक घूंट पिया। अच्छा, इसमें क्या गलत है? मैं सिंगल रहना और काम के लिए पागल रहना पसंद करती हूँ, बजाय उन स्टूपिड चीज़ों को करने के। दृश्य एक शोरगुल वाले क्लब में बदल गया जहां एक आदमी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ अपने दोस्त के बर्थडे के लिए आया हूँ। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। ये है मेन कैरेक्टर। उसमें कैमरा एक हैंडसम आदमी की ओर घुमाया। चैट कमेंट से भर गए। वाओ, वो कितना हॉट है। उसका नाम क्या है? उसका चेहरा देखो, ये क्रेजी है। अचानक आदमी का फ़ोन बजा। उसने एक शांत जगह पर कॉल का जवाब दिया। हाँ ग्रैंडपा, ये जीवोंग बोल रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कब फ़ोन किया। सॉरी। उसके ग्रैंडपा ने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा। मुझे सारी म्यूज़िक सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस खाली दिमाग से 3 महीने हो गए हैं? कब तक तुम ऐसे करते रहोगे? मुझे याद आया, मुझे अभी अभी एक जॉब मिली है और मुझे कल काम पर जाना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत की है? क्या तुम्हें मेरी विल छोड़ने की शर्त याद है? अगर तुमने मुझे फिर से अपना वो आलसीपन दिखाया तो मैं तुमसे सारे संबंध तोड़ लूंगा और तुम्हें सड़कों पर भेज दूंगा। जी वोंग ने गिड़गिड़ाया। डील, और अब से मैं कंपनी में अपना बेस्ट दूंगा। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए एक वीडियो भी शूट करूंगा कि मैं काम करता हूँ। वाकई? हाँ। उसके ग्रैंडपा ने मान लिया। तो अब जाओ और अपार्टमेंट चेक करो। तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। और उसके ग्रैंडपा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 29 मिनट बाकी। रुको ग्रैंडपा, 1 मिनट रुको। जी वोंग क्लब से दौड़ता हुआ बाहर निकला। ओ सियो जी वोंग, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके दोस्तों ने आवाज़ दी। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खुद से खेलो। इसी बीच इन्होआ रात में एक स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़ी थी, थकी हुई दिख रही थी। देर हो गई है, टैक्सी क्यों नहीं मिल रही? 30 मिनट बाद आखिरकार उसे एक टैक्सी दिखी। ओह टैक्सी, मैं इतनी लकी क्यों हूँ? जैसे ही उसने हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय एक आदमी के हाथ ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उसने मीठी मुस्कान दी। हे, मैंने इसे पहले पकड़ा है। उसने जवाब दिया,
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच है। मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया और ड्राइवर ने मुझे पहले देखा क्योंकि मेरे हाथ लंबे हैं। उसने पलटवार किया। तुम्हें शायद ये पता ना हो, लेकिन मैं एक बैग लिए हुए थी और उसे घुमा रही थी। उन्होंने एक दूसरे को एक टाइगर और एक लायन की तरह घूरा। अचानक आदमी ने नीचे देखा। ओह, ये 50,000 वॉन है। क्या? कहाँ? उसने ज़मीन देखते हुए पूछा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो पहले ही टैक्सी में घुस चुका था और उसे एक स्मग ग्रिन के साथ हाथ हिला रहा था। आपकी जय हो, उसने पुकारा। सॉरी, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ। सर सर, और तेज़ चलो, उसने ड्राइवर से कहा। गुस्से में उसने जाती हुई टैक्सी पर चिल्लाया, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें पे करवाऊंगी, मैं तुम्हें पे करवाऊंगी। अगले दिन ऑफिस में एक मैनेजर ने नई एम्प्लॉय का परिचय कराया। ये स्योजी वोंग है, एक नया एम्प्लॉय, और ये प्रोफेशनल एम्प्लॉय हाई इन हुआ है। वो आमने सामने खड़े थे, दोनों चुप्पी साध कर हैरान थे। स्योजी वोंग को ठंडे पसीने छूट गए, जबकि हाई इनहुआ के चेहरे पर एक अजीब, खुश, गलभग सिनिस्टर मुस्कान थी। सुबह के 5:10 पर फोन का अलार्म बजा। अपने बिस्तर पर इयोनहुआ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मन में सोचा, 20 तारीख की सुबह का चमत्कार। वो उठी और उसने अपना रोज का काम शुरू किया। फोन पर गाइडेड मॉर्निंग मेडिटेशन। इंस्ट्रक्टर की शांत आवाज कमरे में गूंज उठी। सोचिए कि आप फूलों की क्यारी में चल रहे हैं, हम एक हरे भरे मैदान में चल रहे हैं। इयोनहुआ ने आंखें बंद कर लीं और निर्देशों का पालन करते हुए चिड़ियों की चहचहाहट और अपने चेहरे पर गर्म धूप की कल्पना करने लगी। ठीक है, सब लोग अपना चेहरा सूरज की ओर करें और उसकी गर्माहट को महसूस करें। आइए एक ऐसी चीज कहें जिसके लिए हम आभारी हैं। उसने एक लंबी सांस ली। आज का दिन अच्छा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं सुरक्षित हूं और मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया। मैं अपनी नौकरी के लिए शुक्रगुजार हूं ताकि मैं भूखी न रहूं। लेकिन उसके शांति भरे विचार जल्द ही कड़वे हो गए। सैलरी। उसके मन का शांत नज़ारा एक काले तूफानी मंजर में बदल गया जब उसने सोचा कि उसका सारा पैसा मैनेजमेंट फीस, सेविंग्स, इंश्योरेंस और पेंशन में जा रहा है। दूसरी परेशानियां याद आते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। मेरी माँ ऐसी टी शर्ट बेचती है जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है और मुझे उसे 20 लाख वॉन में खरीदना पड़ता है। कल मुझे एक टैक्सी तक नहीं मिली। रात के 1 बजे मैं 50 मिनट तक गाड़ी चलाती रही। उसका ध्यान उस आदमी की ओर गया जिसने उसकी टैक्सी चुराई थी। उसने कल्पना की कि वो मजाक उड़ाते हुए हंस रहा है। बेवकूफ़ हो क्या, ऐसी बातों पर यकीन कर लिया। फिर उसने उसे ताना मारते हुए देखा, सड़कों पर रहो, अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही। उसने गुस्से में एक चीख मारी जिससे उसकी मेडिटेशन की शांति भंग हो गई। इंस्ट्रक्टर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी, आप अपने मन को शांत करने में नाकाम रहीं, व्यूअर। मुट्ठियां भींचते हुए वो बड़बड़ाई, अगर वो कमीना मुझे दोबारा दिख गया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने गहरी सांस ली। ऐसे नहीं चलेगा, शांत हो जा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये उसके मकान मालिक का 30 लाख वॉन के पेमेंट के बारे में एक मैसेज था। वो फिर से निराशा में चिल्लाई। बाद में ऑफिस में इयोनहुआ अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसके चेहरे से गुस्सा झलक रहा था जिससे उसके साथ काम करने वाले असहज हो गए थे। उनमें से 2 बातें कर रहे थे, ये देखकर कि वो उन्हें जल्दी आने के लिए कहने के बाद खुद भी जल्दी आ गई थी। अचानक वो उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डरावने भाव थे। तुम लोग उन लोगों के सामने कैसे मुस्कुरा सकते हो जिन्हें नौकरी से निकाला जाने वाला है? उसने पूछा। चौंक कर एक एम्प्लॉय ने जल्दी से अपनी स्क्रीन बदल दी। ओ बॉस, आप आज जल्दी आ गईं, उसने हकलाते हुए कहा। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने सुना है कि काम ठीक से चले इसके लिए 1 घंटा जल्दी आना पड़ता है ना? जैसे ही वो कॉफी लेने के लिए चली गई, उन्होंने राहत की सांस ली। इयोनहुआ एलिवेटर में अकेली खड़ी थी, अपनी कॉफी पी रही थी और दरवाजे बंद होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो बंद हुए, अचानक एक हाथ बीच में आया जिसमें एक फोन था। दरवाजे फिर से खुले और एक नौजवान दिखाई दिया जो व्लॉगिंग सेटअप के साथ खुद को फिल्मा रहा था। मैं अभी अपने काम के पहले दिन एलिवेटर में हूं, उसने कैमरे से कहा। सुबह के 8:55 हो रहे थे। बिल्डिंग थोड़ी छोटी है, मैंने सोचा। इयोनहुआ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उसके लग्जरी स्नीकर्स और महंगी घड़ी देखी। फिर उसकी नज़र उसकी तरफ किए हुए कैमरे पर पड़ी। उसने जल्दी से अपना चेहरा अपने कॉफ़ी कप से छिपा लिया। तुम अभी क्या शूट कर रहे हो? उसने पूछा। उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए उसकी ओर देखा। ओहे, क्या आप मुझे कह रही हैं? मैं ये व्लॉग फिल्मा रहा हूं। उसने पलटकर कहा, क्या मैंने पूछा कि ये व्लॉग है? मैंने पूछा कि तुम मुझे क्यों फिल्मा रहे हो? तुम सच में अजीब हो।
फिर वो एक बेचारे जैसा चेहरा बनाकर अपने कैमरे की तरफ मुड़ गया। सीरियसली, आज मेरा पहला दिन है और वो मुझे इस तरह डांट रहे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में उसने आदेश दिया, कैमरा बंद करो। तुमने मेरे चेहरे को अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त किसने दी? वो चिल्लाई। लेकिन वो बस अपने कैमरे को देखकर प्यार से मुस्कुराया। दादाजी, मुझे लगता है ये वही सोशल लाइफ है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे। ये बहुत कुछ सीखने जैसा है। मैं बाद में ऑफिस में फिल्मांकन जारी रखूंगा। इयोन हुआ ने झुंझलाकर आह भरी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब खुश हो? अचानक उसे कुछ याद आया, उस आदमी का घमंडी चेहरा जिसने उसकी टैक्सी चुराई थी, जो जाते हुए हाथ हिला रहा था। ये वही था। तुम? वो हकलाई। उसने खाली नज़रों से उसे देखा। जी? क्या आप मुझे नहीं जानती? वो टैक्सी? उसने अपनी स्वर ऊंची की। मुझे याद है, कल तुमने एक टैक्सी चुराई थी। ये एक प्रैंक है ना? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो सच में कंफ्यूज लग रहा था। हे, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। वो रुका, फिर उसकी आंखें चमक गई जैसे उसने पहचान लिया हो। ओह, क्या आपने मुझे कल क्लब में देखा था? हमारी पार्टी? वो करीब आया। मुझे माफ करना, लेकिन प्लीज इसके बारे में बात मत करना, अफवाह फैल सकती है। वो गुस्से से अवाक रह गई। नहीं, तुमने टैक्सी ली और मेरा मजाक उड़ाया। उसने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या आप बिगिनर हैं? मैं भी नया हूं। उसने उसे आंख मारी। ठीक है, क्या हम इस समय शांति से बात करें? जैसे ही वो गुस्से से फटने वाली थी, एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव वहां खड़ा था। ओह, क्या आप लोग पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं? उसने खुशी से कहा। ये हैं सेओ जी वोंग, नए एम्प्लॉय, और ये हैं प्रोफेशनल एम्प्लॉय हा इयोन हुआ, इनकी सीनियर। जी वोंग को पसीना आने लगा जब प्रेसिडेंट ने आगे कहा, आप मिस हा से बहुत कुछ सीखेंगे, है ना? फिर प्रेसिडेंट ने इयोन हुआ से कहा, मैंने पहले से ही मीटिंग रूम तैयार करवा दिया है। उसने सुन होकर सिर हिलाया। प्रेसिडेंट चले गए और एलिवेटर का दरवाज़ा बंद हो गया और वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। आखिरकार जी वोंग ने चुप्पी तोड़ी। पहले जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। इयोन हुआ ने नीचे देखा और सपाट आवाज में कहा, तुम्हारे स्नीकर्स के फीते बंधे नहीं हैं। जी? उसने अपने जूतों की ओर देखते हुए पूछा। जब उसका ध्यान भटक गया, वो उसके करीब झुकी। उसकी आवाज में जहर भरा था। तुम्हारा स्वागत है। जी वोंग सुन्न पड़ गया। उसकी जाती हुई टैक्सी पर चीखने की याद उसके दिमाग में कौंध गई। उसने ऊपर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मीठा भाव था। चलो अब से अच्छे से रहते हैं, उसने फुसफुसाया। क्या तुम अब मेरे साथ काम करने के लिए रखे गए हो? अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक आलीशान ऑफिस में जी वोंग के दादाजी अपने असिस्टेंट से एक रिपोर्ट सुन रहे थे। असिस्टेंट ने कंफर्म किया, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया गया है, लेकिन दादाजी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या वो बच्चा किसी तरह काम पर आने से बच रहा है या फिर किसी भिखारी की तरह अजीब कपड़े पहनकर आया है? कुछ तो बोलो। माथे से पसीना पहुंचते हुए असिस्टेंट ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके काम के कपड़े फॉर्मल और साफ सुथरे हैं। फिर उसने पूछा, क्या मुझे कार्ड को पेंडिंग स्टेटस में रखना चाहिए? दादाजी ने मजबूती से सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने उस नालायक से कहा था कि उसे अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। मैं उसे अकेला छोड़कर बहुत परेशान था, लेकिन मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। असिस्टेंट के जाने के बाद दादाजी अपने सोफे पर आराम करने लगे और फिर अपनी मेज से एक रेज्यूम उठाया। वो इयोन हुआ का था। इस बीच कंपनी में वापस इयोन हुआ खुद एक रेज्यूम देख रही थी, सेओ जी वोंग का। उसके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। वो सोच रही थी कि कैसे इस नए एम्प्लॉय को बिना किसी नोटिस के काम पर रख लिया गया। उसे उसके सलीके से बने बाल, महंगी घड़ी और डिज़ाइनर स्नीकर्स याद आए, ऐसी चीज़ें जो एक नॉर्मल सैलरीड आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे पक्का यकीन था कि वो किसी अमीर परिवार से आया है। जी वोंग ने उसकी सोच में खलल डालते हुए पिछले दिन हुई हर बात के लिए माफ़ी मांगी। इयोन हुआ ने उसकी माफ़ी को नज़रअंदाज कर दिया। चूँकि हमें कंपनी में है तो हमें अपनी पिछली मुलाकात को भूल जाना चाहिए। यहाँ हमारी ये पहली मुलाकात है। वे एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और उसने उसका रेज्यूमे उठाया हुआ था। तुम्हारा रेज्यूमे देखकर तो लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, उसने व्यंग्य से कहा। तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जीपीए 2.6 है। लगता है तुमने स्कूल में बहुत मज़े किए हैं। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं जिनसे कंपनी को फ़ायदा हो।
उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर आप मुझे सिखाएंगी तो मुझे यकीन है कि मैं जल्दी सीख सकता हूँ। इसके अलावा मुझे एक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, वो पिछले पन्ने पर है। यॉन हुआ ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि यहाँ कुछ भी काम का नहीं है? ये तो बिल्कुल खाली है। उसने मुस्कुराते हुए हामी भरी, हाँ ये खाली है। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? वोंगडे है। उसने विनम्रता से उसे ठीक किया, नहीं मेरा नाम सेओ जीवोंग है। फिर उसने उससे सवाल किया, तुम्हें पता है हम क्या करते हैं? उसने सही जवाब दिया कि वे एडवर्टाइजर्स और प्रोडक्शन के बीच की दूरी को खत्म करते हैं। उसने सिर हिलाया और फिर उनके काम की एक भयानक तस्वीर पेश करना शुरू कर दिया। यहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। यहाँ की ज़िंदगी में बस सॉरी ही बोलना पड़ता है। तुम्हें तब भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी जब तुम्हारी गलती ना हो, और जब मन ना हो तब भी दिलचस्पी दिखानी होगी। जीवोंग की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो आगे की ओर झुकी, उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाए तो तुम्हें ऐसे माफ़ी मांगनी होगी जैसे ये तुम्हारी गलती हो, उसने चेतावनी दी। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें अभी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। युवन हुआ खड़ी हुई और उसे उसका पहला काम दिया, अपने इंटरव्यू का प्रैक्टिकल टेस्ट मेरे ईमेल पर भेजो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक टीचर के रूप में काम किया है, यहाँ का काम अलग है। वो बड़बड़ाया, मैं तो टीचर भी नहीं बन पाया। उसने उसे नज़रअंदाज किया और एक डेस्क की ओर इशारा किया और एक बार फिर उसका नाम गलत लिया। वेल, सेओ वोंगडे, यहाँ बैठो। फिर उसने उसे उसके डेस्क मेट से मिलवाया। हेलो, अब से आप वोंगडे के सहकर्मी हैं ली वोंग। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, जीवोंग ने जल्दी से पूछा, आज मुझे क्या करना है? वो रुकी और एक डरावनी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी, जहां हो वहीं रहो, जब तक तुमसे कोई संपर्क न करे तब तक वहीं बैठे रहना। वो ये कहकर चली गई और जीवोंग पूरी तरह से घबरा गया। मैं तो गया काम से, उसने सोचा। जैसे ही इयोन हुआ हॉल से गुजर रही थी, एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो इस तरह गुजर गई जैसे वो वहाँ था ही नहीं। जीवोंग अपने खाली मॉनिटर को घूरता रहा। उसने ली वोंग से कोई काम देने के लिए पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ नहीं मिला। फिर उसने पूछा कि क्या वो कॉफ़ी पी सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है या घर भी जा सकता है, और उसे केवल बेपरवाही से हाँ में जवाब मिला। उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा था। वो अपनी कुर्सी पर ढीला होकर बैठ गया, जैसे ये एक तरह की सज़ा हो। एक पल के लिए उसने इस्तीफा देने का सोचा, लेकिन फिर उसके दादाजी की गुस्से वाली आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, चुपचाप काम कर इंसान, मैं तुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। हारा हुआ जीवोंग अपनी डेस्क पर उदास बैठा था। तभी प्लानिंग टीम 1 का एक आदमी ली वोंग के पास आया और ज़ोर-ज़ोर से इयोन हुआ के लोगों को नज़रअंदाज करने की शिकायत करने लगा। जीवोंग ने उधर देखा और मन ही मन सोचा, मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है? टीम 1 का आदमी लगातार ली से इयोन हुआ की शिकायत कर रहा था। ली ने शांति से जवाब दिया, जब वो वापस आएगी तो मैं उसे तुमसे मिलने के लिए कह दूंगा। ये सोचकर कि इस मामले में ना पड़ना ही बेहतर है, जीवोंग ने शोर से बचने के लिए अपने ईयरबड्स लगा लिए। इससे वो आदमी और भी गुस्सा हो गया। उसने ली को पकड़ा और चिल्लाया, उसे बता देना, मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ जो उसने किया और मेरी मीटिंग खराब करने के लिए मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? तुम भी बिल्कुल उसी की तरह हो गए हो। ये क्या शक्ल बना ली है? जब तुम मेरे अंडर काम करते थे तब तो ऐसा कभी नहीं किया। ली ने बस इतना कहा, अच्छा ऐसा है क्या? हार मानकर उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। अरे छोड़ो, बस उसे बता देना कि अगर उसका प्रपोजल तैयार नहीं हुआ तो उसकी खैर नहीं। पास में 2 एम्प्लॉइज इस सब पर गॉसिप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैसे टीम लीडर किम जुयोंग हमेशा इयोन हुआ को लेकर परेशान रहते हैं, और बताया कि एडवर्टाइजर्स को लेकर उनकी दुश्मनी तब से मशहूर है जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है। फिर किम जी वोंग की डेस्क पर आया और उसके ऊपर झुका। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम नए हो? ली ने हाँ में जवाब दिया और जी वोंग का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक बहुत तेज था। परेशान होकर किम ने नए एम्प्लॉय के कंधे पर थपथपाया। जी वोंग ने एक ईयरबड निकाला। किम ने अपना परिचय दिया कि वो टीम 1 से है। उम्मीद है हमारी अच्छी बनेगी। तुम्हें युनहो के अंडर काम करने में काफ़ी मुश्किल हो रही होगी। अगर तुम टीम बदलना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना। क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है? उसने पूछा। जी वोंग ने बस इतना जवाब दिया, ओए। चौंक कर किम हकलाया, ओए, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? एक प्यारी मासूम सी मुस्कान के साथ जी वोंग ने कहा, प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करें और जाएं, आप बहुत शोर मचा रहे हैं। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। जी वोंग के दिमाग में अपने दादाजी की याद आई जो उसे उसके मुंह फट होने पर डांटते थे। आह, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया? मुझे माफ़ करना, उसने कहा और फिर और भी ज़्यादा मुस्कुराया। क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं तो क्या आप अपनी सीट पर वापस जाएंगे मिस्टर जुयोंग?
उसने किम के आईडी बैच की ओर इशारा किया। हमारे नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, उसने खुश होकर दोनों अंगूठे दिखाते हुए कहा। ली सोचे बिना नहीं रह सका कि कितना कूल है, लेकिन उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या ये सच में ऐसा ही है, इसे नौकरी मिली कैसे। उधर इयोन हुआ डायरेक्टर डो युन हुआ के ऑफिस में थी। डायरेक्टर के पहनावे की तारीफ करने के बाद इयोन हुआ सीधे मुद्दे पर आई। उस नए एम्प्लॉय के बारे में क्या मैं उसके क्लोज इंटरव्यू का कारण पूछ सकती हूँ? डायरेक्टर ने यह कहते हुए सवाल टाल दिया कि सिलेक्शन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने किया है। इयोन हुआ ने जोर देकर अपनी निराशा सताई कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आपने उसे क्यों चुना। डायरेक्टर मुस्कुराई। क्या तुम्हें कम दाम वाली विस्की के साथ उस पॉपअप पार्टी का विज्ञापन याद है? सिर्फ एक वीडियो से उनका स्टॉक प्राइस बढ़ गया था। उस पार्टी की प्लानिंग नए एम्प्लॉय ने की थी। उसने अपने एक दोस्त को इसे प्रमोट करने में मदद की और उस विस्की की कीमत आसमान छूने लगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे वो पसंद है। वो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है जब तुमने शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि तुम उसे काबिल बना सकती हो। जब इयोन हुआ अपनी डेस्क पर वापस जा रही थी तो उसे याद आया कि डायरेक्टर ने एक नए प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया था, जिसमें उसे उस नए लड़के और एक ऐसे क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ काम करना होगा जिससे वो डरती थी। वो तेजी से अपने ऑफिस एरिया में लौटी तो वहां हंगामा मचा हुआ था। किम जुयोंग जी वोंग पर चिल्ला रहा था, तुमने मुझे क्या कहा जुयोंग? और तुमने कहा कि मैं शोर मचा रहा हूं। ली उसे रोकने की कोशिश कर रहा था जबकि जीवोंग अपनी डेस्क पर बिना किसी परवाह के बैठा हुआ था। ये सब देखकर इयोन हुआ वहीं जम गई और उससे एक गुस्से वाले डार्क ओरा निकल रहा था। यहां क्या हो रहा है? उसने सोचा। हंगामे के बीच पहुंचकर इयोन हुआ ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर किम उसकी तरफ मुड़े और जी वोंग पर उंगली उठाते हुए बोले, ये नया लड़का, ये मुझसे जबान लड़ा रहा है। आज इसका पहला दिन है, फिर भी इसने ईयरफोन लगा रखे हैं और मुझे ठीक से नमस्ते भी नहीं किया। जी वोंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, ईयरफोन पहनने के खिलाफ कोई नियम नहीं है। देखो इसे, फिर से जबान लड़ा रहा है। किम चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मामले को बिगड़ता देख इयोन हुआ ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और पास के डेस्क से एक चॉकलेट उठाई। अरे छोड़िए भी सुन बेनम, इतना गुस्सा मत होइए, उसने प्यार से चॉकलेट देते हुए कहा, थोड़ा मीठा खाइए। वैसे पिछली पीटी के बारे में आपने बहुत मदद की थी। मुझे नहीं लगा था कि एक कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट करना बेहतर रहेगा। अगर आप ना होते तो मैं मुश्किल में पड़ जाती। मिस्टर किम उसकी बातों से खुश होकर हकलाते हुए बोले, अरे मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया। इयोन हुआ ने अपनी तारीफ जारी रखी। मैं आपकी मदद के लिए सच में बहुत शुक्रगुजार हूं। नया एम्प्लॉई ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी आपको जानता नहीं है। उसने जी वोंग के सीने पर हाथ रखा। पर आप तो जानते हैं कि हम सब आपकी कितनी इज्जत करते हैं, है ना? खुशी से झेंपते हुए मिस्टर किम हंसे। इतना भी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने इयोन हुआ से कहा, तुम्हें उस बिडिंग को खत्म करने में बहुत मुश्किल हुई और तुम्हें फिर से मीटिंग के लिए वहां जाना है। जी सही कहा, उसने हामी भरी। और हाँ, ये नया लड़का ये मेरी टीम से है तो मैं इससे निपट लूंगी। आप अभी के लिए अपनी सीट पर वापस चले जाइए। बाद में जब शहर पर सूरज ढल रहा था, इयोन हुआ ऑफिस की छत पर खड़ी थी। जी वोंग एक कॉफी लेकर उसके पास आया। युनग्योम ने मुझे बताया कि तुम यहां मिलोगी, उसने कहा। इसे पियो, तुम्हें अच्छी लगेगी। ये किस लिए है? उसने पूछा। तुम्हें धन्यवाद देने के लिए। किस लिए? उसने जवाब दिया। मुझसे दोबारा मत कहलवाओ, उसने तीखे लहजे में कहा। तुम्हें और साफ साफ बताना होगा, उसने समझाया, उस अजीब आदमी से मुझे बचाने के लिए। ये तो बिल्कुल ऑफिस ड्रामा जैसा था। वो रुका, फिर मुस्कुरा के बोला, पर इसमें थोड़ा रोमांस की कमी थी। इयोन हुआ ने उसे बेअसर अंदाज में देखा। तुम सोचने से पहले बोलने की आदत रखते हो, उसने कहा। तुम्हें इतना अनाड़ी बनना बंद करना होगा। लेकिन वो उसके और करीब आ गई। मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी तौर पर बुरा है। तुम उस नई पीढ़ी से हो जो अपने मन की बात कहती है, तो अपनी इस आज़ाद सोच को खोना मत। वो धीमी आवाज में बोलती रही, तुम हर किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो हैं जो तुम्हें इन चीज़ों को संभालना सिखा सकते हैं। जैसे ही वो और करीब आई, उसने मन में सोचा, ये तो बहुत करीब आ गई है। मुझे लोगों को मेरी नकल करते देखना पसंद नहीं, वो फुसफुसाई, अब उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर। तुम्हें अपनी वर्क लाइफ में दूसरों से निपटने का अपना तरीका खोजना होगा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि जैसा दिख रहा है, जी वोंग, मुझे ये साबित करके दिखाओ कि तुम बेहतर कर सकते हो।
कम से कम जब तक तुम यहां हो। फिर वो पीछे हटी और बोली, वैसे मैंने सुबह पहले ही 3 कप कॉफी पी ली है, तुम इसे पी लो। और ये कहकर वो चली गई। बाद में पार्किंग गैरेज में जीवोंग अपनी लाल स्पोर्ट्स कार में बैठकर एक व्लॉग बना रहा था। मेरा काम खत्म हो गया है और मैं थक गया हूं, उसने कैमरे से कहा। मुझे घर ड्राइव करके जाना है, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं। दादाजी, अब मैं समझा कि आपका क्या मतलब था। एक कंपनी एम्प्लॉय की जिंदगी मुश्किल होती है, तो नए एम्प्लॉय जीवों के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और तुरंत रो पड़ा। उसे वे सभी पल याद आए जब इयोन हुआ ने उस दिन उसे घूरा था, जब मैं बाथरूम जा रहा था, जब मैं नेट सर्फ कर रहा था और जब मैं ठीक 6 बजे ऑफिस से निकला। उसके आंसुओं से मानो पूरी कार भर गई। भूल जाओ, वो सिसकते हुए बोला, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। उसने प्यार से अपनी स्टीयरिंग व्हील को चूमा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अचानक खिड़की पर एक जोर की दस्तक से वो चौंक गया। वो उसके दादाजी का सेक्रेटरी मिस्टर किम था। क्या हुआ मिस्टर किम? मैं बस दादाजी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जीवोंग ने समझाया। सेक्रेटरी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी मास्टर, मैंने देखा। मैंने सुना कि आपने कहा कि घर ड्राइव करना मुश्किल होगा। बॉस आपके लिए चिंतित हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। चाबियां मुझे दे दीजिए। क्या दादाजी ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा है? जीवोंग ने अपनी चाबियां देते हुए पूछा। मिस्टर किम ने चाबियां छीन ली। मेरा मतलब था, अब से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये शानदार कार बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगी। जीवोंग को एक खौफनाक एहसास हुआ। अभी अभी चाबियां मेरे हाथ में थीं, पर अब नहीं है। उसने अविश्वास से घूरा। क्या? उसे वो दिन याद आया जब उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और उसने अपनी खूबसूरत कार खरीदी थी, जिसका नाम उसने किटी रखा था। अब वो एक भीड़ भरी सबवे ट्रेन में थका हारा बैठा था। उसने अपने दादाजी को फोन किया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो फोन पर चिल्लाया। मुझे मेरी किटी वापस दो, वो मेरी है। उसके दादाजी की जोरदार हंसी फोन पर गूंजी। तुमने उसे मेरे पैसों से खरीदा है, वो तुम्हारी कैसे हुई? लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वो वापस दे दूंगा। कब? जीवोंग ने बेताबी से पूछा। दादाजी ने जवाब दिया, एक शर्त पर। तुम्हें अपनी इंटर्नशिप में एक परफेक्ट इवैल्यूएशन लाना होगा। जीवोंग की दुनिया में अंधेरा छा गया। उस शाम जीवोंग पूरी तरह से हारा हुआ अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। लाइटें जली और उसके दोस्त चिल्लाते हुए बाहर कूदे, सरप्राइज, समाज का हिस्सा बनने पर बधाई। एक दोस्त ने तो एक सिंगर को भी बुला लिया था, जिसने तुरंत एक बधाई गीत गाना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने उसे केक दिया, लेकिन जीवोंग बस एक भूत की तरह खड़ा रहा। उसके दोस्तों ने हौसला बढ़ाया, बहुत बढ़िया, केक खाओ। उसने खालीपन से आगे देखा और बुदबुदाया, मेरी तो लग गई। पार्टी अचानक रुक गई। सिंगर का गाना भी बंद हो गया। तो सोचता हूं अब मुझे चलना चाहिए। इसी बीच एक रेस्टोरेंट में इयोन हुआ अपने दोस्त के साथ बियर पी रही थी। उसके दोस्त ने पास आकर कहा, मैंने अभी सुना कि तुम्हारी टीम के नए मेंबर की मिस्टर किम जू युंग से बहस हो गई है। ये बात तो बड़ी जल्दी फैल गई। इयोन हुआ ने आह भरी। तो कैसा है वो? उसके दोस्त ने पूछा। क्या वो काम को लेकर जोशीला है? इयोन हुआ को याद आया कि उसने जीवोंग को ऑनलाइन शॉपिंग करते और घड़ी में 6 बजते ही निकलते देखा था। उसने अपना मग मेज पर पटक दिया, बिल्कुल नहीं। उसी समय जीवोंग उदास थे अपने दोस्तों के साथ पी रहा था, जब उनमें से एक ने अचानक सुझाव दिया, डेट पर जाओ। क्या? किसके साथ? जीवोंग ने थके से अंदाज में पूछा। अपनी बॉस के साथ। और किसके साथ? उसके दोस्त ने जवाब दिया। वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे, एक पागलपंथी भाई हंसी जो पूरे कमरे में गूंज गई। वो रुका, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या तुम नशे में हो? पागल हो गए हो क्या? मैं सीरियस हूं। एक नए लड़के के लिए परफेक्ट स्कोर पाने का यही एकमात्र तरीका है, उसके दोस्त ने समझाया। सीनियर्स तुम्हें बस फालतू के काम देते हैं और कॉफी लाने के लिए भेजते रहते हैं। पहले 3 महीने तो पलक झपकने में निकल जाते हैं। दूसरे दोस्त ने भी हामी भरी। वो सही कह रहा है, यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। तुम में अक्ल और कॉमन सेंस की कमी है, पर कम से कम तुम हैंडसम तो हो। ये सुनकर थोड़ा डिप्रेस फील हो रहा है, जीवोंग बुदबुदाया। मैं अपनी बॉस के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं? उसके दोस्त ने कंधे उचकाए। वो तुम्हारी उम्र की है। शुरुआत एक गिफ्ट से करो।
जीवोंग ने इयोन हुआ के साथ एक रोमांटिक ऑफिस सीन की कल्पना की और कांप गया। रोंगटे खड़े हो गए। शायद मेल सीनियर्स के साथ गे कपल बनना ज्यादा तेज होगा, वो बड़बड़ाया। वो खड़ा हुआ और बोला, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। जैसे ही वो जाने लगा, उसके दोस्त ने आवाज लगाई, तुम्हें प्रपोज करना आता भी है? जीवोंग रुका, नहीं, अब तक हमेशा दूसरों ने मुझे प्रपोज किया है। उसके दिमाग में एक ख्याल आने लगा, मुझे लगता है ये काम कर सकता है। वो वापस मुड़ा, उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा था, कर डालो, उसे डेट करो।